नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हमने हिंदी के उद्भव और इतिहास के बारे में पिछले वीडियो में जाना। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आधुनिक जो हिंदी का रूप स्वरूप है वो उसका पिछले का इतिहास क्या रहा, उसके थ्रू कौन सी बोली, कौन सा बिगड़ा हुआ रूप के द्वारा हिंदी का निर्माण हुआ। आदि जननी संस्कृत है, लेकिन संस्कृत से हिंदी तक आते आते कितने बदलाव हुए, क्या जर्नी थी, अभी जानेंगे। तो सबसे पहले आज जानेंगे उसी कड़ी में आगे अपभ्रंश काल को, और अपभ्रंश काल के बाद हिंदी का कैसे जन्म हुआ। आइए समझते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा का वर्गीकरण। दरअसल आर्य भाषा है प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। तो जो मध्यकालीन थी वो आर्य भाषाएं तीन भागों में था: पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो जो पाली भाषा थी वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रही। दूसरा नाम इसका मागधी है। ये बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। और त्रिपिटक, इनमें त्रिपिटक की रचना हुई, 3 बौद्धिक ग्रंथों की रचना की गई। त्रिपिटक, उसमें एक सुत्पिटक था, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक की रचना हुई पाली भाषा। पाली के बाद जैन धर्म आया, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा थी। जैन साहित्य की रचना हुई प्राकृत में। इसमें जो प्राकृत का जो प्रकार थे, वर्गीकरण था: सौरसैनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। इस प्रकार 5 भागों में प्राकृत भाषा को बांटा गया। अब देखते हैं अपभ्रंश। जो पहले आर्य भाषा का पाली भाषा, प्राकृत भाषा, और पाली से पहले देखिए सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वेदों की रचना हुई। फिर लौकिक संस्कृत उत्तर वैदिक काल में, और जो लौकिक संस्कृत के बाद बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और बौद्ध धर्म में आई पाली भाषा। पाली भाषा के बाद जैन धर्म आया, प्राकृत भाषा, और उसके बाद इसका टूटा हुआ रूप जो आया वो आया अपभ्रंश भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश भाषा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जो प्राकृत भाषा का जो रूप था वो थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और तोड़ के गिरा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाया। और अपभ्रंश, तो ये बिगड़ा हुआ रूप हेमचंद्र बागभट्ट ने ग्राम भाषा कहा इसे ग्राम भाषा का हेमचंद्र और बागभट्ट ने। दंडी ने इसको अभिराधि कहा। मार्कंड आदि आचार्यों ने इसके 3 भेद बताए हैं। एक नागर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली। इसके अपभ्रंश भाषा के 3 भेद बताए हैं। नागर गुजरात की, मार्कंड आदि आचार्यों ने गुजरात की बोली को नागर कहते हैं। उपनागर राजस्थान की बोली को, ब्राह्मण सिंध की बोली को कहते हैं। तो ये 3 रूप अपभ्रंश के 3 रूप और निकल के आए, 3 भेद। जो ब्राह्मण सिंध की बोली, अपभ्रंश का प्रयोग 12वीं शताब्दी तक होता रहा, 12th सेंचुरी तक अपभ्रंश का प्रयोग हुआ। लेकिन परंतु 1000 ईस्वी तक ये बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। जो अपभ्रंश बोली थी, जो बोली के रूप, एक टूटा हुआ रूप था, बोली थी, वो बोली धीरे धीरे आधुनिक जो हिंदी है 1000 ईस्वी से ही बोली हिंदी के रूप में अपनी जगह लेने लगी। लेकिन इसका अपभ्रंश का भी प्रयोग 12वीं सदी तक होता रहा था। अब कुछ रचनाएं हैं अपभ्रंश के, कवि और उनकी रचनाएं अपभ्रंश काल की यहाँ पर दी हैं हमने। इससे कवि थे स्वयंभू, प्रमुख कवि थे पहले कवि अपभ्रंश के स्वयंभू। इनकी रचनाएं थी पयुम चरो, रिट्ठे मी चरो और स्वयंभू छंद। ये स्वयंभू की रचनाएं। पुष्पदत्त दूसरे कवि हुए 10वीं सदी में। महापुराण इनकी रचना है। जसहर चरो और कुमार चरो, ये पुष्पदत्त की रचना है। फिर धनपाल हुए पुष्पदत्त अपभ्रंश में 10वीं सदी में ही। उनका भविष्य कहा उनकी रचना है। अब्दुल रहमान हुए संदेश राशक, और
इनकी रचना है, और एक कनकामर कनकामर मुनि हुए, उनकी रचना है करकंठ चरित्र। ये जो प्रमुख कवि हैं, स्वयंभू, पुष्पदम, धनपाल, अब्दुल रहमान और कनकामर मुनि, ये सभी अपभ्रंश भाषा के कवि, उनकी रचनाएं थी। तो हमने जाना कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का 3 भागों में नागर, उपनागर और प्राचीन। और नागर शब्द जो गुजरात की बोली है, वो नागर ब्राह्मण, उन्हीं से बनी है हमारी इसकी स्क्रिप्ट हिंदी की देवनागरी भी। आगे इसी जर्नी को, इसी इतिहास को, हिंदी के उद्भव को जारी रखेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।